एक तौर पर मान लीजिए किसी को जाति के आधार पर आपने किसी को उत्पीड़ना करी, अगर वो ये कह रहा है कि मेरी शिकायत सुन लीजिए, तो ये एंटी समन नहीं हो जाता है। और बात ये आती है कि फॉल्स कंप्लेंट की, ये अपने आप में एक बहुत चौंकाने वाली बात है। अगर कोई दलित उत्पीड़ना के अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठा रहा है तो आपका प्रेजुडिस पहले ही बन चुका है कि ये तो झूठी कंप्लेंट है। जब झूठी कंप्लेंट होगी तो आप उसके खिलाफ डेफेमेशन का केस कीजिए। जब झूठी कंप्लेंट होगी तो आप तमाम वो जो पहले आईपीएस के आईपीसी के अंदर थी या बीएनएस के अंदर हैं। देश भर में यूजीसी रेगुलेशन जो इक्विटी रेगुलेशन 2026 है उसको लेकर लगातार विवाद चर्चाएं चल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया है। क्या भविष्य होगा इन कानूनों का और क्या वास्तविक समस्या थी, उस सबको समझने के लिए मेरे साथ एडवोकेट सुशांत सिंह हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं और बहुत से विषयों पर भी काम करते हैं। बहुत स्वागत। जय भीम जी। मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि क्या दिक्कत थी इस एक्ट में? प्रोटेस्ट जो हुए शुरू में, क्या वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे या जेन्युइन कुछ इसमें समस्या है? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो रेगुलेशंस हैं ये कर क्या रही हैं। जो एक हमारा समाज विभिन्न प्रकार की जातियों में बटा हुआ है और यूनिवर्सिटी कैंपसेस के अंदर ओवर द टाइम ऑफ पीरियड इतनी ज़्यादा उत्पीड़ना बढ़ती जा रही है कि एससी एसटी समाज के बच्चे, जो स्कॉलर कम्युनिटी जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आती हैं, उत्पीड़ना का शिकार होती हैं। काफ़ी केसेस के अंदर रोहित वेमुला का हमने काफ़ी नाम सुना है, पायल तवड़ी हैं, मुत्तू कृष्णन है जेएनयू के अंदर, आईआईटी दिल्ली के अंदर दर्शन सोलंकी है। कहने का मतलब है कि नाम अनेक हैं। तो ये सारे बच्चों को जब अपना मतलब एक तरीके से इतना टैलेंट हमारा जब खत्म हो रहा है तो कोर्ट ने भी ये संज्ञान लिया कि ये इनको प्रोटेक्शन मिली जाए कि इनके ऊपर अत्याचार ना हो। तो ये जो एक्ट है और जो रेगुलेशन है सिर्फ इतना कहती है कि एससी एसटी कम्युनिटीज़, बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के ऊपर अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उनको उस डिस्क्रिमिनेशन से प्रोटेक्शन हो। मैं इतना एम्फेसिस इस पे क्यों कर रहा हूँ? एक होता है कि आई एम आस्किंग एज अ मैटर ऑफ राइट कि आप मुझे कुछ एडिशन दीजिए। दूसरा होता है कि मेरे को मार पड़ रही है, मेरे को मारने पीटने से आप मेरी कम से कम शिकायत लिख लीजिए। और वो रेगुलेशन बहुत सिंपली ये कहती हैं कि अगर कोई दलित बच्चा अगर किसी भी कैंपस के अंदर अगर जाति के आधार पर उत्पीड़ना का शिकार होता है तो यूनिवर्सिटी की ही इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले गाइडलाइंस बहुत वेग थी। इस वाली गाइडलाइंस के अंदर एक कमेटी का गठन होगा, 24 घंटे के अंदर यूनिवर्सिटी को एक्शन लेना होगा। उसके बाद आपको 1 हफ्ते का टाइम दिया जाएगा। उसके अंदर तमाम लोगों को इंक्लूड किया जाएगा कि एक निष्पक्ष जांच होकर एक नतीजा आ पाए। साथ ही साथ में जहां पर अगर पाया जाएगा कि ये बहुत सीरियस मैटर है तो पुलिस को इन्वॉल्व किया जाएगा, जो कि करना चाहिए। जितने भी बच्चे हमारे जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो एक अडल्ट हैं। ये जैसे क्राइम अगेंस्ट द सोसाइटी। कि प्रोटेस्ट जो हुआ था वो क्या कंसर्न था कि ये हार्श है, इसमें लोग फेक केसेस की बात भी कर रहे हैं? नहीं, ये प्रोटेस्ट जो था ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड था, अपने एजेंडा ड्रिवन हुए। इसके अंदर सिर्फ अफवाहों को फैलाने का काम किया कि ये सवर्णों के अगेंस्ट है। ऐसा नहीं है, ये सवर्णों के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं है। ये एक्ट सिर्फ ये कहता है दलितों को उत्पीड़ना से बचाने का ये काम करेगा। स्टे क्यों लगाया? सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है, वो क्या सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है उसमें? सुप्रीम कोर्ट ने स्टे इसलिए लगाया कि जब कोर्ट में दूसरे पक्ष से जो दलीलें दी गई कि माहौल ख़राब हो सकता है, नए एडमिशन आ रहे हैं, तनाव बढ़ सकता है, जाति के आधार पर बच्चे बढ़ जाएंगे, इस तरह की जब दलीलें दी गई तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फैसला किया कि शांति बनाए रखने के लिए दूसरे पक्ष को भी सुनना चाहिए, एक्सपर्ट ओपिनियन आने चाहिए। सभी लोग देखिए, ऐसे कम्युनिटी दलित समाज या बैकवर्ड समाज ये नहीं चाहता है कि एक नफरत या द्वेष की भावना हो। वो ही चाहते हैं कि इन कैंपसेस के अंदर हमारे बच्चे या हम लोग शांतिपूर्वक हम पढ़ सकें, शांतिपूर्वक हम रह सकें। इसके अंदर हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। अगर सवर्ण कोई समुदाय है वो ये सुनिश्चित करना चाहता है कि कोर्ट के थ्रू कि चीज़ें ठीक हो, तो कोर्ट ने उसी संदर्भ में आदेश दिया। कोर्ट ने उसको रिजेक्ट नहीं किया कि इन रेगुलेशन को हटा दिया जाए। कोर्ट ने काफ़ी डिटेल्ड हियरिंग करने के बाद रोहित वेमुला की मदर, पायल तवड़ी की मदर, उनकी पिटीशन के ऊपर संज्ञान लेते हुए काफ़ी डिटेल्ड ऑर्डर देके ये रेगुलेशंस आई हैं। स्टे सिर्फ इस चीज़ पे लगा है कि आप अभी के लिए इस पे थोड़ा सा और थॉट दीजिए, एक्सपर्ट ओपिनियन और लीजिए। अगर थोड़ा और स्पेसिफिक हो जाता है, डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन और स्पेसिफिक हो सकती है, तो उसको करने का काम करें। और हम सभी माननीय कोर्ट का सम्मान करते हैं और उनके जो भी आदेश है उनका पालन करते हैं। अब अगला कदम क्या होगा? क्योंकि कोर्ट में सरकार का पक्ष जो है 19 मार्च की डेट है, रिटर्नेबल ऑन 19 मार्च। तो अब सरकार क्या पक्ष रखेगी और जो क्या बदलाव आने की संभावना है और किस रूप में ये रेगुलेशन जो है भविष्य में नजर आएगा? देखिए, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसके अंदर सरकार जो है
वो यूजीसी गाइडलाइंस के फेवर में है और वो ये कह रही हैं कि यूजीसी ने सही गाइडलाइंस ली हैं और यूजीसी गाइडलाइंस का मेन उद्देश्य ये है कि निष्पक्ष तरीके से जांच हो अगर कोई भी जाति के आधार पर वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होता है। डेटा ये कहता है 118% जो है वृद्धि हुई है कास्ट बेसिस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर। तो सरकार भी ये चाहती है, अदालत भी ये चाहती है, हम भी पक्ष भी यही चाहता है और मैं आशा करता हूँ विपक्ष भी यही चाहेगा कि लोगों को भ्रम में ना डालें। आप लोगों को ये ना बताएं कि अगर किसी आप एक तौर पर मान लीजिए किसी को जाति के आधार पर आपने किसी को उत्पीड़ना करी, अगर वो ये कह रहा है कि मेरी शिकायत सुन लीजिए तो ये एंटी समन नहीं हो जाता है। और बात ये आती है कि फॉल्स कंप्लेंट की, ये अपने आप में एक बहुत चौंकाने वाली बात है। अगर कोई दलित उत्पीड़ना के अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठा रहा है तो आपका प्रेजुडिस पहले ही बन चुका है कि ये तो झूठी कंप्लेंट है। जब झूठी कंप्लेंट होगी तो आप उसके खिलाफ डेफेमेशन का केस कीजिए। जब झूठी कंप्लेंट होगी तो आप तमाम वो जो पहले आईपीएस के आईपीसी के अंदर थी या बीएनएस के अंदर हैं वो सारी धाराएं तो अभी भी हैं। आप पूरे रेगुलेशंस को, पूरे एक समुदाय को, जो कि हमारे देश में बहुजनों की संख्या है जो बहुत ज़्यादा है, उन पूरे समाज को बोल रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई भी कंप्लेंट आएगी तो झूठी होगी। ये प्रिजम्पशन बहुत ही ज़्यादा मतलब चिंताजनक है कि इस तरह का अगर माहौल हम बना रहे हैं कि अगर तो कोई दलित आवाज़ उठा रहा है कि मेरे को जाति सूचक से गाली दी गई तो वो झूठ बोलेगा, वो झूठ नहीं बोलेगा। जी, अब मेरा एक सवाल है कि मीडिया आमतौर पे इन मुद्दों को उठाती नहीं है, दलित समाज से संबंधित या डिस्क्रिमिनेशन के मुद्दों को। अगर मीडिया उठा रही है तो क्या इसको शक की निगाह से भी देखा जाना चाहिए कि एक लार्जर कुछ प्लॉट तो नहीं है आपस में अलगाव पैदा करने का, क्योंकि चुनाव भी हैं और ओबीसी को प्रोटेक्शन पहले नहीं था, 2012 के रेगुलेशन में नहीं था, 26 वाले में है, तो कहीं कोई वोट बैंक की राजनीति या कुछ और तो हासिल करने का प्रयास नहीं हो रहा इससे? चुनाव का माहौल है, 27 में हमारे अभी बंगाल में चुनाव हैं, फिर 27 में हमारे उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं। ये चीज़ हो सकती है, जैसे मैंने बोला कि एक तरीके से इसमें ये भी अंदेशा हो रहा है कि पॉलिटिकली ड्रिवन भी हो सकता है, तो इसकी भी आशंका लगाई जा सकती है कि इस तरह से अटेंशन मिल रहा है। क्योंकि यूजीसी की गाइडलाइंस आई उसके बाद ये धीरे धीरे एक बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से मतलब ये फैलना शुरू हुआ और एक नैरेटिव बनाना शुरू किया कि ये सवर्णों के विरुद्ध है। मैं फिर से क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये गाइडलाइन जो है सवर्णों के विरुद्ध बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ कहती हैं कि अगर कोई दलित पिछड़े, अगर जाति के आधार पर उनको डिस्क्रिमिनेशन, असमानता का उनको व्यवहार मिलता है तो उसकी वो शिकायत जो है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कर सकें और यूनिवर्सिटीज़ को ऐसा पता लगता है तो वो पुलिस को भी इंक्लूड कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। एडवोकेट सुशांत सिंह मेरे साथ थे और ये सवाल इसलिए भी निकलता है जो मैंने आखिरी में पूछा कि जो सरकारें रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रही वो इतने सख्त प्रावधान लेके आई कि उससे एक विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई। कल एक प्रोफेसर साहब से मेरी बात हो रही थी, उनका कहना था कि रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए आप आईआईटीज़ और एम्स के अंदर, आईआईएम्स के अंदर और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। अगर आप रिप्रेजेंटेशन देते हैं लीडरशिप पोजीशन में एससी, एसटी और ओबीसी को तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगा। और एक बात जो आज के प्रोटेस्ट में निकल के आई वो ये भी कि ये जो रेगुलेशन है यूजीसी के, ये आईआईटी और आईआईएम्स पे और एम्स पे लागू नहीं होती, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है यूजीसी कॉलेजेस तक का ही सीमित रहता है। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी स्पेसिस के अंदर भी जो रिजर्वेशन के थ्रू जो हमारे जो फैकल्टी होती हैं, एक संज्ञान सबसे पहले ये लेना चाहिए कि जो सवर्ण जितनी कम्युनिटी हैं उसके अलावा बहुजन समाज या फिर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी कोटे से जितने भी फैकल्टी हैं क्या वो नियुक्ति पूरे सही टाइम पे हुई हैं। क्योंकि अगर कोई भी अगर सामाजिक तौर पे अगर उत्पीड़ना का शिकार होता है तो वो बच्चा पहले जाके उन टीचर से कंफर्टेबली होकर बात कर सकता है। लेकिन उनको ये दिखता है कि उनके रिप्रेजेंटेटिव जो हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एससी, एसटी, ओबीसी जो फैकल्टी है अगर वो ही नहीं रहेगी तो वो कहाँ बात उठाएंगे। तो अलूफनेस की बात है, बिल्कुल वहाँ पे अलूफनेस की बात आ जाती है। तो ये फैकल्टी रिक्रूटमेंट के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कि किस तरीके से नॉट फाइंड सूटेबल करके नकार दिया जाता है, जबकि तमाम आप देखेंगे तमाम जो हैं दलित स्कॉलर्स हैं लेकिन उसके बाद भी उनको नौकरी के लिए आज की डेट में बहुत परेशान होना। बहुत शुक्रिया। पूरे मुद्दे पर आपको क्या कुछ सोचना है, आपने सभी नेताओं की भी आपने उनके बयान सुने, एडवोकेट सुशांत ने क्या कुछ कहा और पूरे मुद्दे पर आप क्या समझते हैं, आपके क्या विचार हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे थे दलित न्यूज़ नेटवर्क DNN हिंदी। दोबारा हाजिर होंगे आपके सामने। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।